चांदनी बेगम, कुरुतलैन हैदर। एक कोने में मूरी, दूसरे में स्टोव, ऊपर रैक में बर्तन, रंगीन मछलियों का टैंक और शो केस खोलियों में स्टेटस सिंबल है। दोनों चीज़ें हमारे यहाँ आ गईं। अम्मा ने अपने चमकीले जूते और कपड़े शो केस में रखे, अंदर बल्ब लगा दिया। अब लंबे लंबे फ्रॉक पहने खोजा और मेमन पड़ोसने दरवाजे में आ खड़ी हो जातीं और अम्मा बड़े फ़ख्र से उनको अपनी पोशाकें दिखलाया करतीं। हमारा कुंबा सारी चाल में मकबूल था। ज़िंदगी बड़ी बाकायदगी से गुजर रही थी। सुबह सुबह मैं या अम्मा अगासी में स्टोव रख कर खाना तैयार करते। ऊँटी हुई चाय गिलासों में डालकर पीते। गुलाब जाकर मुग़ल की दुकान से गरम ताज़ा डबल रोटी और मक्खन अंडे ले आते। नाश्ते के बाद खाना टिफ़िन कैरियर में रखा जाता। अम्मा और अब्बा नाश्ता दान संभाल रेलवे स्टेशन का रुख करते। दोनों हमेशा एक ही स्टूडियो में काम करते थे। मैं बस्ता उठाकर म्यूनिसिपैलिटी के उर्दू स्कूल रवाना हो जाती। गुल्लू भाई आवारा गर्दी में लगे रहते। अब्बा ने समझा बुझाकर उन्हें स्टूडियो में लाइट बॉय लगवा दिया। वहाँ से ये कुछ गुजराती पिकड़ों के साथ सूरत भाग गए। अम्मा अब मामूली पिक्चरों में भाभी और माँ बनने लगीं। फिर बहुत सख्त बीमार हुईं, साल भर पड़ी रहीं। सारा अंदोख्ता उनके इलाज मालजे में लग गया। अच्छी हुईं तो काम ना मिला। उसी स्टूडियो में बड़ के नीचे अंगीठियाँ रखकर कोरमा कबाब पराठे तैयार करने लगीं। अम्मा के हाथ का पका लजीज खाना हिट हो गया। गुल्लू सूरत से लौटे। मैं बाल्टी में पानी भरकर बर्तन धोती। गुल्लू भाई प्लेटें अंदर ले जाते। अब्बा ख़रीदारों से पैसे वसूल करते। कोरमे के ज़रिए बी क्लास पिक्चरों के हीरो प्रिंस गुलफाम तक रसाई हुई। उन्होंने पहली बार मुझे देखा तो रो पड़े। कुछ थिएट्रिकल से आदमी थे। कंबर साहब, आपने उनकी फ़िल्में देखी हैं? नहीं भाई, वो ज़्यादातर कॉस्ट्यूम पिक्चर्स में आते थे। पुराने एक्टर थे, कानों में मोती पहनते, हल्का सा पाउडर लिपस्टिक भी लगाए रखते, भवें प्लक करते थे। बहुत ही भले आदमी थे। ठीक है, मगर तुम्हें देखकर वो रोए क्यों? पहले रोए फिर हंसे, हातिम ताई की तरह। कहने लगे कि उनकी लाडली बेटी बिल्कुल मेरी हमशक्ल थी जो मर गई। आज इतने बरसों बाद उन्हें वो नज़र आ गई। आज से तुम माँ बदौलत की बेटी हो। आज से तुम्हारा सारा खर्चा माँ बदौलत के ज़िम्मे। प्रिंस गुलफाम बादशाहों का रोल करते करते आदतन उसी तरह बोलते थे। अब्बा ने दस्त बस्ता अर्ज़ की, जहाँ पना हम इसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। इतना बूता नहीं। जोश से बोले, हम इसे पंजकर्नी में पढ़ाएंगे और नरगिस की तरह लॉन्च करेंगे। लेकिन प्रिंस गुलफाम स्टाइल की एक्टिंग का ज़माना ख़त्म हो चुका था। उनकी आखिरी पिक्चर फेल हो गई। मैं पंचगनी में सिर्फ 2 साल गुजारकर वापस आ गई, क्योंकि ख़ुद बेचारे गुलफाम को भी उसी बरगद तले आकर बैठना पड़ा जहां बेकार अदाकारों और एक्ट्रेसेस का हुजूम काम के इंतज़ार में दिन भर मौजूद रहता था। गुलाब और बेला ने पिकनिक का सामान टोकरी में वापस रखा। इसी भीड़ में एक रोज़ बहाल फूलपुरी अब्बा को टकरा गए। उनका हाल अब भी पतला मालूम होता था, लेकिन ट्रेन में उस बुरी तरह डांट चुके थे, इसलिए अब्बा ने कोई ज़ाती सवाल ना किया कि इतने बरस कहाँ रहे और क्या किया। गुल्लू भाई ने एक मर्तबा बतलाया था कि माहम की झोंपड़ी में एक आंटी की भट्टी पर उन्होंने बहार साहब को देखा था, मगर वो बिल्कुल आउट थे और उन्हें पहचाने नहीं। कई नामवर शायर गुल्लू भाई ने बतलाया कि वहाँ आया करते थे। अब बहार साहब ने खुद ही फरमाया कि वो एक बड़े नगमा निगार के स्टाफ पर हैं और उसके नाम से गीत लिखते हैं। अच्छे पार्टनर मिल जाएं तो अपनी टीम बना लें। वो चंबेली के ढाबे पर अक्सर आने लगे। एक रोज़ बोले, हम फ़कत 10 रुपए जेब में डालकर घर से निकले थे और वो 10 रुपए हमने बम्बई में मुस्तकिल क़याम के अखराजात के लिए बचा रखे थे और बेहद भूख लग रही थी। तब आपने हमें पेट भर खाना ट्रेन में खिलाया था। इस एहसान का बदला हम इस तरह चुकाएंगे कि गुल अब्बास सलमहा को लॉन्च करेंगे।
جس نے انہیں لانچ کرنے کی اسکیم بنائی وہ ڈوبا۔ میاں اپنے کام سے لگے رہو، ہر مہینے تنخواہ مل جاتی ہے، ابا نے کہا۔ بولے سنیے تو صحیح، آج کل زنانہ قوالی کا ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم۔ ہم نے مشاعرہ قوالی مارکیٹ کو بہت اسٹڈی کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتلا سکتے ہیں کہ کس شاعر کی اسٹار ویلیو اس وقت کیا ہے، کیونکہ ہندوستان میں ہماری پیاری چہیتی مادری زبان اردو اب ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں تبدیل ہو چکی ہے۔ چنانچہ اب ہم گل عباس سلمہا کا نام شکیلہ بانو بھوپالی کے طور پر بیلا بھاؤ نگری رکھیں گے اور ایک قوالن پارٹی بنائیں گے۔ بہادر صاحب کو برجستہ نام تجویز کرنے کا عجیب و غریب ملکہ حاصل تھا۔ قمبر نے اظہار خیال کیا۔ لہٰذا ہماری قوالی پارٹی بنی اور شروع میں بہت کامیاب رہی۔ اس پارٹی میں کامیڈین چکوتھڑا گڑھوالی بھی شامل ہو گئے۔ یہ نام بھی بہادر صاحب نے رکھا تھا۔ ہم لوگوں نے دورے بھی کیے اور اورنگ آباد اور اورنگ کرناٹر تک گئے، مگر ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ لیڈی قوالنوں کی سپلائی بڑھتی گئی۔ کمپٹیشن تیز ہو گیا۔ بمبئی کی خوشحال قریشی انصاری برادری فری سٹائل کشتیوں اور قوالیوں کی سرپرست ہے۔ قوالی ان لوگوں میں بھی بے حد مقبول ہوئی جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی، خاص کر گجراتیوں میں۔ ہمارے پروگرام زیادہ تر سابو صدیق پولی ٹیکنک کے اوپن تھیٹر میں ہوتے۔ قوالی کنگ اور قوالی کوئین کے خطاب دیے جاتے۔ ایک باواجی ان پروگراموں میں بہت آتا تھا، ایڈل جی بومن جی پوچھ کھانے والا۔ قمبر نے بات کاٹی۔ جی ہاں، اس کو بہادر صاحب نے پٹایا کہ ہمارے لیے پکچر بنائیے۔ اب کہاں سے واپس جاتے ہی انشاءاللہ کام شروع۔ میاں گلاب نے عقب سے اطلاع دی۔ یہ رکاب گنج بیکری والے جن کے ہاں ہم لوگ ٹھہرے ہیں، یہ بھی ہمارے قوالی فین ہیں۔ ان کی بیکریاں بمبئی اور پونا میں ہیں اور یہ ہمارے پروگراموں میں ہمیشہ آتے ہیں۔ انہوں نے ابا سے اصرار کیا کہ جب وطن تشریف لائیں ہمارے غریب خانے میں قیام کریں۔ شہر قریب آ رہا تھا۔ نشاط گنج کے بازار میں کار روک کر قمبر نے گلاب سے کہا، بھائی ذرا ہمارے لیے ایک پیکٹ گولڈ فلیک تو لے آئیے۔ پیسے نکال کر دیے۔ وہ مستعدی سے اترے۔ گولڈ فلیک نہ ملے تو کوئی اور برانڈ چلے گا؟ جی نہیں، وہی تلاش کیجیے۔ وہ دو دکانوں کی طرف لپکے۔ بیلا نے لمبی سانس بھر کے سیٹ سے سر ٹکایا۔ اخلاقاً گفتگو جاری رکھنے کی غرض سے قمبر علی بولے، بہادر صاحب کے دن پھر جائیں گے بذریعہ صنوبر پکچرز۔ وہ تو آلریڈی پھر گئے ہیں۔ ان کا باس شاعر پالی ہل پر اپنے لگژری فلیٹ میں رہتا ہے، 3 موٹریں رکھتا ہے۔ یہ بیچارے برسوں سے ایک بالکنی میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن گلا غضب کا پایا ہے۔ مشاعروں میں ان کا ترنم ہٹ ہو چکا ہے، دور دور بلائے جا رہے ہیں۔ اب ان بیچارے نے مارے ہم لوگوں سے وفاداری کے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ اسی مشاعرے میں شریک ہوں گے جس میں چمبیلی بیگم ناز اور بیلا رانی شوخ کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ ایک بار وطن گئے، والدین نے شادی کر دی، بیوی کو ساتھ نہ لا سکے۔ اب کہہ رہے تھے کہ کمرہ مل جائے تو بیوی کو لے آئیں گے۔ یہ سب قمبر صاحب گڈ لک بیڈ لک کی بات ہے۔ لک کوئی چیز نہیں بیلا، یہ اصطلاح بھی سرمایہ داروں کی جال سازی ہے۔ قمبر علی ہمارے محلے میں بہت سے یہودی رہتے تھے، مراٹھی بولنے والے، بنی اسرائیل، پڑھے لکھے تھے، وکیل اور ڈاکٹر۔ بغدادی یہودی گھر میں عربی بولتے تھے، زیادہ تر غریب، پرانے کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ شام پڑے وہ نکڑ پر مغل ریستوراں کے سامنے بینچ پر بیٹھ جاتے۔ موٹا لدھڑ سا ایرانی ان کو چائے گلاس بھجواتا رہتا۔ وہ تربوز کھا کر اس کے چھلکے کچرے کے ڈھیر پر پھینکا کرتے۔ رفتہ رفتہ وہ سب اسرائیل چلے گئے۔ داؤد نصر اللہ ٹیکسی ڈرائیور ہماری چال میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام روزا تھا، لڑکی ریبیکا، بوڑھی ماں ہنا۔ ریبیکا فورٹ میں ٹائپسٹ تھی۔
नसरुल्ला दाऊद भाई कहलाता था। बहुत नेक दिल आदमी था। अम्मा जब बीमार पड़ी, हमारा कड़की का ज़माना था, वहाँ फ़ौज में सोल्जर भर्ती हो गया था। रोज़ा ने उसकी तस्वीर दीवार पर लगाई जिसमें वो वर्दी पहने बंदूक ताने खड़ा था। वो तस्वीर देखने के बाद गुल्लू भाई ने अम्मा से कहा, अब दाऊद भाई की टैक्सी पर हरगिज़ मत बैठना, और ये बेला की बच्ची अगर उनके यहाँ गई तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूँगा। वो लोग हमारे दुश्मन हैं। ज़ाती दोस्ती और पास पड़ोस का लिहाज कौमी दुश्मनी के सामने कोई हकीकत नहीं रखता। दाऊद भाई की 90 साला माँ हन्ना सारी चाल की ओल्ड मामा थी। मराठे उसे हन्ना ताई कहते, साउथ इंडियन हन्ना अम्मा, गुजराती हन्ना बैन या बा, मुसलमान हन्ना बाई या हन्ना बी। 30 साल से उसने अपनी खुश मिजाज बहू रोज़ा से बातचीत बंद कर रखी थी। सफ़ेद चोगा पहने आराम से कुर्सी पर बैठी आइकला सिनेगॉग के इबादत गुजारों के लिए गोल टोपियाँ सीती रहती थी। कभी कभी अरबी में बुड़बुड़ाती, अलहज़ सू अलहज़। मुझे उससे डर लगता था। खपती बुढ़िया थी, आसेब सी। हमारी कव्वाल पार्टी फेल हो गई। रॉक एंड रोल टाइप कव्वाली का जोर बंधा। अब्बा ट्रेडिशनल म्यूजिशियन थे, वो रॉक एंड रोल के लिए राज़ी ना हुए। दूसरे कमर्शियल कव्वालनों ने बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा तैयार कर लिए, ड्रम, इलेक्ट्रिक गिटार वगैरह। हमारे पास वही तबला, हारमोनियम। इतनी पूंजी भी ना थी कि अपनी पार्टी को मॉडर्न बनाते। अम्मा की फ़िल्मों के ज़माने की घिसी हुई चोबी साड़ियाँ पहनकर स्टेज पर जाते। आखिरी बार हमने अंधेरी में प्रोग्राम दिया। वहाँ हमारे फटीचर गेटअप और रवायती कव्वाली पर हूटिंग हो गई। घर वापस आकर मैं खूब रोई। अम्मा नाकामियाँ सहने की आदी थीं। चुपचाप स्टूडियो के पास अकड़ों बैठकर चाह ऊँढने लगीं। मैं आंसू बहाती रही। काफ़ी रात गए बहार साहब दम दलासा देने तशरीफ़ लाए। कहने लगे, हूटिंग फलां कव्वाली ग्रुप के आदमियों ने की थी, वो तुमको बिल्कुल लाइन से बाहर कर देना चाहते हैं। अब्बा ने टीन की कुर्सियां बरामदे में डालीं, जो सारी चाल का कॉमन वरांडा है। बहार साहब एक नामा सुलगा कर बोले, फिल्म बनाने के लिए एडल जी को पटा रहा हूँ। बेला पर प्रिंस गुलफाम का बड़ा एहसान है। पंचगनी भेजकर उसकी ज़िंदगी बना दी। उनकी हालत बहुत सकीम हो चुकी है। उनके एहसान का बदला यूं चुका सकते हैं कि पिक्चर उनसे डायरेक्ट करवाएं और बाप का रोल भी वही करें। उताड़ बारा बंकुई के नाम से कहानी और मकालमे मैं लिखना शुरू करता हूँ। बस अब एडल जी से रुपया लेना है बाकी है। उस वक्त तक मुशायरों की आमदनी पर गुजर कीजिए। उनके जाने के बाद अब्बा, अम्मा, गुल्लू तीनों सो रहे। अम्मा अब फर्श पर सोती थीं क्योंकि अब्बा ज़ईफ़ हो चले। उनको आराम की ज़रूरत थी। वो मुसहरी पर और गुल्लू उसकी छत पर, मैं मुसहरी के नीचे। मैं कुर्सियाँ उठाने बाहर गई तो वहीं जंगले से टिक कर फिर रोने लगी। हम लोग 5वें माले पर रहते हैं। उसी माले के सिरे पर नसरुल्ला की खोली थी। नीचे अहाते में एक अंधा कुआं है। कहा जाता है कि स्मगलर अपना माल लाकर इसमें छुपा देते हैं। अंधेरी रातों में ऊपर से देखिए तो वो बहुत खौफनाक लगता है। मैं जंगले पर झुकी उसी कुएं को तक रही थी कि आहट हुई। घुप अंधेरी रात, सारी चाल में सन्नाटा। देखा तो आसेब की तरह सफ़ेद चोगा पहने बूढ़ी हन्ना सामने मौजूद। वो अक्सर सारी रात अपनी आराम कुर्सी पर गुजार देती थी, जो उसके कमरे के सामने वरांडे में रखी रहती थी। बोली, छोकरी रोता क्यों है? आवड़ी में कूद दी मार। मैं सहम गई। वो कहती रही, बात सुनो, लाइफ में या बैड लक है या गुड लक, तीसरा कुछ नहीं। हमारा हस्बैंड इराक से इधर चला आया। वही दिन दूसरे जहाज से उसका भाई अमेरिका चला गया। उसका फैमिली उधर ऐश करता है। मैंने 50 बरस इस खोली में निकाल दिया। हमारा लक ना बदला। हमारा छोकरा टैक्सी ड्राइवर ही रहा। सर डेविड सीसोन के मुवाफिक बॉम्बे का बड़ा सेठ ना बना। अब हमारा ग्रैंडसन इसराइल आर्मी में चला गया है। अगर उसका बैड लक है, मारा जाएगा।
गुड लक है, जिंदा रहेगा, बूढ़ा होकर मरेगा। हम हमेशा अपना इकला का मस्जिद में जाकर दुआ मांगता है कि अगले साल यरूशलेम। अब अगर हमारा गुड लक है, अगले बरस हम यरूशलेम में बैठा होगा, वरना इधर ही मर जाएगा। यंग गर्ल को हंसना मांगता, तू हमेशा रोता है। अगर हंसने का कोई चांस नहीं तेरे को दिखता तो अभी इस बावड़ी में कूद दी मार। गुड लक है तो गिरते ही पट से मर जाएगी। गुड लक है तो गोल्ड बिस्किट पर हाथ पड़ेगा, निकाल कर ऊपर ले आना। इस दीवानी ज़ईफ़ा ने मेरे कंधे पर इस तरह हाथ रखा जैसे नीचे धक्का देने वाली हो। मैं घबराकर पीछे हटी। वो अरबी में बुड़बुड़ाती अपनी आराम कुर्सी की तरफ चली गई। चंद रोज़ बाद वो मर गई। उसकी बहू रोज़ा ने मुस्कुराकर बताया, माँ पूरे 100 साल थी, मगर उम्र छुपा कर 90 साल बताती थी। 5-6 महीने बाद दाऊद भाई, रोज़ा और रेबेका इसराइल हिजरत कर गए। गुल्लू वापस आए। पोच खाने वाले का ख़त आया है। वो रुपया लगाने के लिए तैयार है। को फ़ौरन बुलाया है कहानी पर बैठने के लिए। ओहो वंडरफुल, मुबारक हो, मगर कहानी पर किस तरह बैठते हैं? नेवर माइंड, बात सुनिए, मैं एक दुकान से फ़ोन कर रही हूँ। अभी अभी मैंने अम्मा से कहा कि मैं किसी पिक्चर में काम नहीं करूँगी। इस पर उन्होंने मुझे खूब मारा? परसों पिकनिक पर तुमने किसी मारपीट का जिक्र नहीं किया। करती कैसे? गुल्लू जो सर पर सवार थे। अम्मा कहने लगी, कंबर मियाँ के भर्रे में ना आना, हम इन रईसों को खूब जानते हैं। डोमनी से अगर निकाह कर भी लें, चंद रोज़ बाद छुट्टी। निकाह ब्याह का ये कौन तस्करा था? कंबर अली सटपटा गए। नर्वस होकर फिर हकलाने लगे, भाई हमने तो कुछ भी नहीं कहा। अम्मा तो समझ गई हैं। अब्बा अब्दुर्रहमान बेकरी वाले, पास पड़ोस के लोग। कंबर अली को ठंडे पसीने आ गए। रुमाल निकालकर चेहरा साफ किया। अब ये चाहते हैं फ़ौरन मुझे यहाँ से ले जाएं बम्बई। मशवरे हो रहे हैं आपस में, भेजते हैं हमें बनारस में। मसनवी जहर इश्क। आपको मजाक सूझ रहा है भाई, तुम ज़रूर वापस जाओ। स्टार बनने का सुनहरा मौका है। आप कैसे प्रोग्रेसिव आदमी हैं। मेरा पूरा किस्सा सुनने के बाद भी ये कह रहे हैं। आप जानते हैं, पूछ खाना वाला सरमायादारों का सरमायादार है। वो खौफनाक बूढ़ा है। तुम तो कहती हो तुम्हारी वालिदा ने और तुमने हमेशा निहायत शरीफाना ज़िंदगी गुजारी। बेशक, मगर अब हालात मुख्तलिफ हैं। अरे आप कितने बुज़दिल निकले। आपका इनकलाब वग़ैरह सब खोखले नारे हैं। मैंने तो आपको सच्चा खरा इनकलाबी समझा था। कंबर अली 1 मिनट तक सोचा किए। वो हेलो हेलो करती रही, फिर बोली, बांद्रा के रास्ते की झोंपड़ी में एक जगह बेहद गरीब तवाइफें रहती हैं। वो रात को जब लोकल ट्रेन गुजरती है, अपने दरवाज़ों पर लालटेनें लेकर खड़ी हो जाती हैं। अंधेरे में या कहीं और कहत पड़ता है, उनकी तादाद बढ़ जाती है। एक जगह पर उनका नीलाम होता है। लोग बोली बोलकर इनको ख़रीदते हैं। सरमायादारी का वो सबसे बड़ा और भयानक रूप है, मगर उसके सुहाने रूप भी अंदर से इतने ही हौलनाक। अचानक कंबर अली ने मजबूती से कहा, अच्छा तुम सुन। सनीचर की शाम 7 बजे डालीगंज वाली सड़क पर जहाँ बरगद के नीचे चिड़ी मार पिंजरे लेकर बैठते हैं, वहाँ आ जाओ। ज़ादे को किस तरह काटो। आजकल अब्बा और गुल्लू मगरिब पढ़ने मस्जिद जाते हैं और इशा पढ़ कर लौटते हैं। वही बेहतरीन वक्त है, मगर आप वहाँ आ जाइएगा ज़रूर। ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। बेला, डायलॉग मत बोलो प्लीज़। कंबर अली ने झुंझला कर रिसीवर रखा और हाथों में सर थाम कर बैठे रहे। डबल बैरल नाम वाले राजा रघुबीर प्रसाद सिंह का मसफरी में स्कूल मुख्तलिफ था, मगर स्काउटिंग में कंबर अली के साथ साथी थे। यारबाश इंसान थे और हालांकि सियासत से उनको कतई दिलचस्पी नहीं थी और कंबर अली बुनियादी तौर पर सियासी आदमी थे। राजा घबीर प्रसाद सिंह ही कंबर अली के इंतहाई वफ़ादार दोस्त थे। ये वफ़ादारी उनकी फ्यूडल शरिस्त में दाखिल थी। बॉय स्काउट रह चुके थे और ओल्ड स्कूल राजपूत और शिकारी थे।
کسی پرخطر مہم کا ذکر سن کر ان کی آنکھیں چمک اٹھتی تھیں۔ قمبر علی کا فون آیا۔ یار، ایک سماج کی ستائی ابلا کو بچانا ہے، تم اس مہم میں ہمارا ساتھ دو گے؟ گلے گلے پانی، جواب ملا۔ شام کو ریڈ روز آ جاؤ۔ پہلے یہ بتلاؤ تم کو وہ لڑکی پسند ہے؟ نوجوان ٹھاکر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ ایدو میں نوشی کے لوازمات سنگ سبز کی میز پر رکھ گئے۔ ہے تو اس کے ماں باپ خوش نہ ہوں گے کہ ان کی لڑکی اونچے گھرانے کی بہو بن جائے گی، اور اتنے بے وقوف آدمی کی بیوی۔ فلمی ماں باپ، تم ان کی ذہنیت سے واقف نہیں۔ قمبر نے جام اٹھاتے ہوئے ایسے تجربہ کار انداز میں کہا گویا پیدا ہی فلمی ماحول میں ہوئے تھے۔ اس وقت ان کو اپنی آزادی کے احساس نے بہت مسرور کیا۔ والدین کی زندگی میں مجال تھی جو اس دھڑلے سے گھر پہ بیٹھ کر شراب پیتے اور ایک نوٹنکی والی کو اغوا کر کے اسے بیاہ لانے کا پلان بناتے۔ دوسرے لمحے میاں جان اور امی جنیا کی وفات پر اس طرح خوشی منانے کے کمینے پن پر نادم ہوئے۔ رگبیر سنگھ نے مونچھوں پر ہاتھ پھیر کے جام اٹھایا۔ کامیابی کے نام، دونوں نے نعرہ لگایا۔ اچھا، اب ترکیب نمبر 1۔ کچھ دیر بعد قمبر پھر گویا ہوئے۔ ڈاکٹر جانکی نندن کو جانتے ہو؟ ہمارا پرانا یار ہے۔ اس نے اپنا کلینک کھول رکھا ہے مع آپریشن تھیٹر۔ او مائی گاڈ، یہ چکر ہے؟ رگبیر پرساد نے گھبرا کر پوچھا۔ ارے نہیں بھائی، لا حول ولا قوہ، بات تو سنو۔ بیلا ایکٹنگ کریں گی کہ ان کے پیٹ میں اٹھا ہے زوروں کا درد، ہمیں فون کروائیں گی، ہم جانکی کو بھیجیں گے، وہ بتا دیں گے اپینڈیسائٹس، فوراً اپنے کلینک لے جا گے۔ ماں باپ اور بھائی باہر بیٹھے رہیں گے۔ آپریشن تھیٹر کے اندر سفید ماسک، سفید ایپرن پہنے دلہا مولوی اور گواہ موجود۔ فوراً سے پیشتر عقد اور ہم دونوں غائب، اور اس کے بعد فراڈ اور اغوا کے الزام میں تم اور جانکی نندن گرفتار۔ شاباش قمبر علی، ہمیں افسوس ہے کہ تم زیادہ کن ذہن ہوتے جا رہے ہو، اور ان فلمی لوگوں کی سنگت میں رہ کر سنیما کا اثر بھی تم پر ہو گیا ہے۔ تم نے یہ ایک دم تھرڈ کلاس پکچر کا سین تیار کیا ہے، فارگیٹ اٹ۔ پھر کیا کریں؟ قمبر علی نے منہ لٹکا کر پوچھا۔ ہمیں ذرا سوچنے دو۔ رگبیر پرساد سنگھ گلاس ہاتھ میں لے کر صوفے پر نیم دراز ہوئے، آنکھیں موند لیں۔ 15 منٹ بعد اٹھے اور پوچھا، بیلا بالغ ہیں؟ بالغ سے بہت زیادہ، 25-26 سال کی تو ہوگی۔ ہم اپنے ہٹ والے بنگلے پر رکھیں گے ایک عدد در صباح۔ واہ، سوگن آتی ہے پری بن کے پرستاں کے بیچ۔ دوسری منزل پر مولوی گواہ موجود، خفیہ۔ لیکن اس کلوک اینڈ ڈیگر بزنس سے قبل تم ایک بار ماسٹر جی سے بات کر لو، اگر وہ منع کریں تب۔ ماسٹر جی فلمی باپ ہیں، لالچی اور خود غرض، پوچھ کھانے والے کے روپیے پر عیش کرنا چاہتے ہیں۔ تم کہتے ہو وہ ہمیشہ پیشہ ور دلال نہیں، شریف آدمی ہیں۔ بے شک، لیکن یار یہ پوچھ کھانا والا عجیب و غریب نام ہے، جیسے ہمارے کے ہاں وہ شیریں کا سل والے مسٹر آدی دادا بوائے ڈھونڈی اور ان کے داماد کیپٹن بھانجے ڈاکٹر روسی انجینئر اور فرہاد انجینئر۔ مسز مانک بائی ڈھونڈی کے بھائی کا اسم شریف ہے مسٹر کے کی لال کاکا۔ ہا 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 ہو کے کی لال کاکا۔ رگبیر پرساد، خفیہ اسکیم پر غور کرو۔ وہ پھر سنبھل کر بیٹھ گئے۔ اچھا، تو بیلا اینڈ پارٹی شہر سے آن کر نیچے ہال میں بیٹھیں گی۔ اندر صبح کے لیے ہم 2-3 پاتریں بھی بلوا لیں گے۔ ٹھیک 7 بجے ہماری روپا موہری زینے پر سے بیلا کو سگنل دے۔ بیلا اپنی ماں سے کہیں، رگبیر پرساد نے باریک آواز میں نقل کی۔ ممی، میں میک اپ ٹھیک کراؤں؟ فوراً خیال آیا کہ اگر یہ لڑکی ان کے عزیز دوست کی لائق احترام بیگم بننے والی ہے، اس کے لیے اس قسم کا رویہ مناسب نہیں۔ قمبر پلان سنتے ہی ہمہ تن گوش ہو گئے۔ اس باریکی پر ان کا دھیان نہیں گیا۔ دیکھو،
बंगले में एक बाथरूम ग्राउंड फ्लोर पर है, एक ऊपर। राजा साहब ने माचिस की डिबिया तपाई पर रखकर तीलियों के जरिए नक्शा समझाया। नीचे वाले के फर्श पर पानी भरा हुआ होगा। रूपा बेला से कहेंगी, ऊपर चली चलिए। आहट हुई। ईदू भुने तीतर और कबाब मेज पर रख गए। कंबर ने उठकर दरवाज़ा बंद किया। मगर यार, इस स्कीम में भी खांचा पड़ रहा है, रघुबीर प्रसाद ने सोचकर कहा। परफेक्ट है यार, तुम तो गले गले पानी का वचन दिया करते हो, कैसे बोगस राजपूत हो। ठाकर को जोश आ गया, कड़क कर बोले, डन। एक कबाब उठाया, अचानक चिल्लाए, ओहो, मुंशी भवानी शंकर सोख्ता, जो उड़ती चिड़िया के पर गिनते हैं। फिर इलाहाबाद। दोनों ने दोबारा गिलास भरे और मज़ीद सोच विचार में मुस्तग़रक़ हुए। तीसरे रोज़ महराज अहमद चीफ रिपोर्टर फ़ोटो फीचर की तस्वीर लेकर बेला की जाए क़याम पर पहुँचे। कंबर ने एक तस्वीर की पुश्त पर मुख़फ़्फ़फ़ पैगाम तहरीर कर दिया था। वक्त मुकर्ररा पर बेला डालीगंज में तयशुदा मकाम पर नज़र आई। वो एक बूढ़े चिड़िया मार की भंगी के नज़दीक उखड़ूं बैठी थी। परिंद फरोश ने खाकी रंग का शिकस्ता कोट पहन रखा था। नीचे को झुकी सफ़ेद मूँछों और लंबी छदरी सफ़ेद दाढ़ी वाले उस पीर मर्द ने दो लाल पिंजरे से निकालकर हस्ब दस्तूर ख़रीदार के सर पर से तसद्दुक़ किए और बेला ने उनको अपने हाथ में लेकर उड़ा दिया। इस कर्बनाक और पुरतासीर मंजर से कंबर अली बहुत मुस्तरब हुए। वो कुछ फासले पर अपनी कार में मुंतज़िर थे। चंद मिनट बाद बेला दौड़ती हुई आन कर अगली सीट पर टिक गई। रास्ता सुनसान पड़ा था। कभी कोई ठेले वाला तरकारी बेचता हुआ गुजर जाता। चंद कुम्हारने चादर पर मूर्तियाँ और नकली फल सजाए चुपचाप बैठी थीं। दूर हनुमान जी के मंदिर में घंटियाँ बज रही थीं। कंबर ने प्लान की तफसीलात ज़हन नशीं कराईं। वो कार से उतरी। शेख साहब जन से तारीकी में गायब हो गए। दूसरे दिन ठाकर रघुबीर प्रसाद सिंह के मशीर ख़ास काले खान अब्दुर्रहमान बेकरी वाले के यहाँ पहुँचे। मालूम हुआ आप लोग बम्बई वापस जा रहे हैं। राजा साहब तो बंगले पर आपकी अंधर सुबह रखना चाहते हैं। पहले ज़माने में बहलियों पर सवार अंधर सुबह के ताइफे जंगल में मंगल लगाने उस 2 मंजिला गार्डन हाउस पर पहुंचते थे। राजा साहब की मोटर कार बम्बई के आर्टिस्टों को शहर से ले आई। हाल में सब नक्शा फिट था। मोहरे और मोहरियाँ मुस्तैद। फाटक पर लठबंद चौकीदार 3 कटोरी हाउस की तरह यहाँ भी चंबेली बेगम ने मुलाहिजा किया कि रईसाना माहौल हुनूज बहुत हद तक बरकरार था। धोर जाति की बागेश्वरी देवी माँ पार्टी अपने गांव से आ चुकी थीं। डॉक्टरों को देखकर चंबेली बेगम बहुत हैरान हुईं। इतना तवील अरसा बम्बई में गुजारकर उनको पातरें याद ही ना रही थीं। शहर से मेहमान भी अभी नहीं पहुँचे थे। बंगले के हाल के अंदर बेला सब्ज़ परी के मेकअप में जगमगा रही थीं और अब चाह से यूसुफ को निकलवाओ हमारे, अंधेरे में घुटता है दिल आराम हमारा अपती थीं। गुलाब पुखराज परी के भेस में किराए फिर रहे थे। कोतरा घड़ी वाला काला दियो बने थे। चंबेली बेगम प्लास्टिक के पर दुरुस्त कर रही थीं। उसी लखनऊ के अंदर तेरी बाई वाली अंदर सुबह में तमाम पर असली इस्तेमाल किए गए थे। चिड़ियों के पर उनको मुख्तलिफ रंगों में रंगा था। मास्टर मोगरा ने आह भरी। तहमद और पट्टी कमीज़ पहने नंगे पाँव सियाह फाम देहातियों की एक टोली वारिद हुई। वो 5 थे और एक नन्हा सा काला बच्चा छोटे छोटे कदम रखता उनके साथ चल रहा था। सलाम अलैकुम काले खान भाई, टोली के लीडर ने आवाज़ दी। काले खान बरामदे से उतरे। ओहो हनीफ भाई, आओ आओ। वालेकुम अस्सलाम। का मालूम पड़ा राजा साहब के यहाँ आज अंदर सभा है, हम हो चले आए। वो 5वीं बरसाती के फर्श पर बैठ गए। मोटरसाइकिल पर सवार मिराज अहमद चीफ रिपोर्टर रिसाला रेड रोज़ भी आन पहुँचे।
कंबर मियाँ तशरीफ़ नहीं लाए। चंबेली बेगम ने अंदर से झांक कर पूछा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली तशरीफ़ ले गए, इतवार पीर तक लौटेंगे। तुम लोग ठाकर साहब का इंतज़ार ना करो, वो ज़रा देर से पहुँचेंगे, मेहमानों को सुनाओ। काले खान ने भाटों से फरमाइश की।